हेलो जी, वेलकम है आपका एक बार फिर से हमारी क्लास में फिर स्वागत है। आज हम एक इनकम टैक्स का बहुत जनरल टॉपिक करने वाले हैं। लास्ट ईयर ये एक टॉपिक आया था, आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, और बहुत सारे लोगों की बहुत जनरल क्वेरीज हैं, और मोस्टली सैलरी वाले लोगों की, जो लोग सैलरी पे काम करते हैं, इधर प्राइवेट सेक्टर में इधर गवर्नमेंट सेक्टर में, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, चाहे कोई लोग कहीं भी काम करते हैं, बट जो लोग सैलरी वाले हैं वो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ गए। एक साल हो गया सेक्शन को आए हुए, बट अब तक लोगों को ढंग से नॉलेज नहीं है। तो बस मैं इस क्लास में यही कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मैं कुछ आपको थोड़ा सा आपकी हेल्प कर पाऊँ कि आपकी सैलरी कैसे असेस हो। हम बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर एक नया सेक्शन आया था जिससे एक इनकम टैक्स की नई स्कीम निकल के आई थी। उस नई स्कीम में क्या था, गवर्नमेंट ने हमको बहुत सारे रेट्स दे दिए थे कि आप अपनी इनकम है, जो आपकी जो सैलरी है, आप उस सैलरी पे दूसरे सिस्टम के हिसाब से भी टैक्स पे कर सकते हैं। तो उस सेक्शन को आया तो एक साल हो गया, बट कंफ्यूजन अभी एक साल से एज इट इज लोगों के बीच में भी जमी हुई है। तो स्टार्ट करते मैं आपको सेक्शन थॉरली समझाऊंगा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, जिससे कि मैं एक सैलरी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि इतनी सैलरी पे कितना टैक्स लगेगा। बेसिकली वीडियो सैलरीड पर्सन के लिए है, बिजनेस वाले भी देख सकते हैं, बट सैलरीड पर्सन के लिए बेसिकली वीडियो ये है जो सैलरीड पर्सन के लिए। स्टार्ट करते हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन का नाम है सेक्शन 115 BAC। आपको सेक्शन लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम है बताने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपको सेक्शन लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको चीज़ समझ आनी चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। गवर्नमेंट ने आपको बहुत सारी रेट दे दी। कौन कौन सी रेट दे दी कि आप अपनी इनकम कैलकुलेट करो, इन रेट्स में डालो। अगर आपको ओल्ड प्रोविजन में ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ओल्ड प्रोविजन ले लो, आपको अगर न्यू वाले इनकम टैक्स स्कीम में अच्छा लगता है तो आप न्यू वाला ले लो। अब कंफ्यूजन है, एक बार हम पहले रेट्स को गो थ्रू करते हैं, फिर देखते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि कौन सी स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए। रेट्स है हमारे पास ये, पहले भी ये रेट सेम था कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। आपको पता होगा जो पुराने रेट्स हैं, मैं वैसे आपको एक बार ओरली बता देता हूँ। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स था, 5% से था क्या है, अभी भी है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स, और 10 लाख के ऊपर जाता है फिर 30% स्लैब आ जाती है। ठीक है, नए सिस्टम में क्या आया, नए सिस्टम में अब जो पुराना जो सिस्टम जो चल रहा है हमारा, जो ओल्ड स्कीम जो चल रही है, उसमें याद भी करना पड़ता था, बट इसमें गवर्नमेंट ने एक स्कीम दे दी कि एक तो ये याद करने में भी आसान है और कैलकुलेट करने में भी आसान है। कैसे है, यहाँ पे अच्छा ठीक है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, फिर 2.5 लाख से 5 लाख 5%। अब इधर आप 2.5 लाख बढ़ाते जाओ और इधर आप 5% बढ़ाते जाओ। याद करने का सबसे सिंपल तरीका, 2.5 लाख से स्टार्ट करो, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। मोदी जी कहते हैं 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, उसके बाद फिर आप टैक्स की बात करेंगे। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, इधर 2.5 बढ़ाने, इधर 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, ऐसे फिर 7.5 लाख से 10 लाख 15%, फिर 10 लाख से 12.5 लाख 20%, 12.5 लाख से 15 लाख 25%। अब मोदी जी ने कहा यहां रुक जाओ, बहुत कम टैक्स लगा दिया, अब यहां रुक जाओ। अब हम आपको उसी वाले स्लैब में डाल देंगे जहां पे पुराने हमारे प्रोविजन फॉल करते हैं, यानी 30%। 30% से ऊपर कोई स्लैब नहीं। अगर आप 10 रुपए कमा रहे हैं तो आप 3 रुपए टैक्स देके 7 रुपए में मौज करो। तो मोदी जी ने कहा कि 15 लाख से ऊपर आप 30% टैक्स दे दो। और पुरानी वाली स्कीम में क्या है, पुरानी वाली स्कीम में 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स आ जाता है। बट ये देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार, बहुत कम टैक्स है। अगर हम पुरानी स्कीम में होते तो यहाँ पे 10 लाख के बाद हमें 30% टैक्स देना पड़ता। बट अगर इतनी अच्छी स्कीम है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ तो लेगी आपसे, कुछ तो सेक्रीफाइस मांगेगी, कुछ तो बलिदान मांगेगी। ये सेक्शन बलिदान मांगता है। किस चीज़ का बलिदान, अभी बताता हूँ किस चीज़ का बलिदान, बट सेक्शन बहुत ज़्यादा बलिदान मांगता है। देखते हैं किस चीज़ का बलिदान। अब ये कुछ बलिदान है, सेक्रीफाइसेस है। अगर आप ये सेक्रीफाइसेस करने के लिए रेडी हैं तो आप ये स्कीम ले सकते हैं। अगर आप ये सेक्रीफाइसेस करने के लिए रेडी नहीं है तो आप ये स्कीम नहीं ले सकते। सबसे पहले तो जो नॉर्मल मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, जब साल स्टार्ट होता है तो आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपसे पूछता है कि आपको कौन से स्कीम में जाना है। फिर आप अपनी सैलरी कैलकुलेट करते हो, कहीं आपको कंफ्यूजन होती है, कुछ होती है, फिर आपको डर लगा रहता है कि यार अगर मैंने नई स्कीम में ऑप्ट कर लिया तो, और मुझे बेनिफिशियल पुरानी हुई तो। मैं आपको बता दूं, आप कोई भी स्कीम ऑप्ट कर लो, वो सिर्फ एक ऑप्शन है। आपको डिक्लेरेशन देनी होती है कि आप नए में जा रहे हो, पुराने में जा रहे हो। बस वो एक TDS काटने का एक तरीका है। आप रिटर्न फाइल करते टाइम आपको जब अपनी सैलरी पूरी पता चलती है,
आपने उस टाइम टैक्स कैलकुलेट करके देखा, सपोज आपने ली नई स्कीम बट आपका टैक्स पुरानी स्कीम में कम आ रहा है, तो आप पुरानी स्कीम की वजह से, पुरानी स्कीम की तरह से अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं फिर आपको बताऊंगा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप अगर नई स्कीम में चले गए तो साल के एंड में जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप पुरानी स्कीम में नहीं जा सकते, या आपने पुराना ऑप्ट कर लिया तो आप नई में नहीं जा सकते। साल के शुरू में आप डिक्लेरेशन देते हो बट सैलरी बट रिटर्न फाइल करते टाइम आप अपने हिसाब से स्कीम में जा सकते हो, चाहे वो नई है या वो पुरानी है, ठीक है। अब हम सेक्रीफाइसेस की बात करते हैं कि आपको क्या क्या छोड़ना पड़ता है। सबसे पहले एलटीसी छोड़नी पड़ती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बहुत मिलती है कि 4 साल के गैप में 2 बार एलटीसी मिलती है, अपने बच्चों को आप घुमा के ला सकते हो अपनी फैमिली के साथ। ट्रेन के टिकट के पैसे मिलते हैं फर्स्ट क्लास के, अगर आप एयरप्लेन से जा रहे हो तो आपको इकोनॉमी के पैसे मिलते हैं, गाड़ी से जा रहे हो तो उसका गाड़ी का किराया मिलता है स्टैंडर्ड रूट का, आप वो नहीं ले पाओगे। उसमें जितने आप खर्चे करोगे उसके आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी सैलरी से। ये सबसे पहला सेक्रीफाइस है, आप एलटीसी नहीं ले पाओगे, एलटीसी आपको छोड़नी पड़ेगी। दूसरा फिर बड़ा सेक्रीफाइस क्या है, आपको हाउस रेंट अलाउंस भी नहीं मिलेंगे। आपको सपोज आप किसी किराए के घर में रह रहे हो और आप वहां पे 15,000 रुपये महीना भी टैक्स पे करते हो, किराया पे करते हो, तो आपको उस किराए की डिडक्शन आपकी सैलरी से नहीं मिलेगी। ये भी आपको, अगर आपको नई स्कीम में जाना तो ये भी आपको स्कीम, ये आपको ये भी बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि लोग इतने महंगे किराए हैं, इतने महंगे घर मिलते हैं किराए पे, तो वो तो बहुत बड़ी वो बन जाती है एग्जम्पशन। अब एचआरए निकालने के कई तरीके हैं, आज हम उस पर बात नहीं करें, मैं अभी सिर्फ स्कीम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एचआरए हमने कहा ठीक है जी हम स्कीम लेंगे, हमने एलटीसी छोड़ दिया, हमने एचआरए भी छोड़ दिया, ठीक है जी एचआरए भी नहीं। फिर सेक्शन 1014 में बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं रिलेटेड टू योर ड्यूटी, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, उनमें से कुछ नहीं मिलेगा बट 2-3 मिल जाएंगे। कौन कौन से मिल जाएंगे, एक तो ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा भाई, 1014 में बहुत सारे अलाउंस हैं, वो कोई नहीं मिलेगा आपको। कौन कौन से वो डिटेल में आपके पास, आप एक बार गूगल पे सेक्शन पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे अलाउंसेस है मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं सारे लिख के आपको थोड़ी देर में बता सकूं, क्योंकि बहुत सारी बट उसमें मैं आपको ये बता सकता हूं कि कौन सा मिल जाएगा आपको। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा। आज की डेट में ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिव्यांग एम्प्लॉय को मिलता है, आज की डेट में ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिव्यांग एम्प्लॉय को मिलता है, घर से ऑफिस जाने के पैसे मिलते हैं। पहले क्या था, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल अलाउंस को मर्ज करके हमें 50,000 की एक्सटेंडेड डिडक्शन दे दिया, अदरवाइज पहले में ट्रांसपोर्ट मेडिकल अलाउंसेस अलग से मिलते थे, अब वो खत्म हो गया। कन्वेंस अलाउंस मिलता है, आप अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको कन्वेंस अलाउंस मिल जाएगा, या डेली अलाउंस मिलता है, ये भी रिलेटेड टू आप अगर ऑफिस के काम से कुछ रोज का कोई काम कर रहे हैं, इधर उधर कुछ कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको टीएडीए फॉर्म भर के देना होता है और उसके आपको मिल जाता है, ठीक है। ये तो है 1014 की बात। अब एक जो डिडक्शन है, बहुत अच्छी डिडक्शन मिलती है, चाहे आप खर्चा करो या मत करो, 50,000 की डिडक्शन सरकार कहती है, आप चाहे खर्चा करो या मत करो, हम आपको आपकी सैलरी से 50,000 की डिडक्शन वैसे ही दे देंगे सैलरी से, बट वो 50,000 की डिडक्शन भी यहाँ पे नहीं मिलेगी। इतने सारे बलिदान मांग रही है गवर्नमेंट आपसे कि आप इतने बलिदान, अभी तो हम सिर्फ 3rd नंबर पे पहुंचे। गवर्नमेंट कहते हैं हम आपको 50,000 के रिबेट भी नहीं देंगे, डिडक्शन नहीं देंगे, ठीक है जी। फिर कोई प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहा है, स्टेट वाइज होता है प्रोफेशनल टैक्स, किसी स्टेट में लगता है किसी स्टेट में नहीं लगता है, सब में नहीं लगता, कुछ कुछ स्टेट में आज भी प्रोफेशनल टैक्स चलता है, वो भी नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ा, सबसे मेजर जो मुझे लगता है, आप अगर कोई घर खरीदते हैं तो उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उसके आपको डिडक्शन सैलरी से 2 लाख तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, सरकार कहती है नहीं मिलेगा। आपको साहब अगर आपको इस स्कीम में आना है तो आपको ये नहीं मिलेगा, तो फिर इसका क्या होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा पर आपका सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा। लिखा एक होता है ना कि आप सैलरी के अगेंस्ट 2 लाख तक का हाउस पे वो जो इंटरेस्ट पे करते हो लोन पे, वो आपको इससे एडजस्ट हो जाता है, इसमें नहीं होगा, नहीं होगा, तभी आपको ये स्कीम मिलेगी। अब आपके माइंड में कहीं ना चलने लग गया होगा कि यार इतनी सब कुछ छोड़ने तो स्कीम ले क्यों, बट मैं बता दूं ये स्कीम भी बेनिफिशियल है। अभी अब जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर एक और बहुत बड़ा, एक और बहुत डिजास्टर्स क्या है जी, आपको 80C से 80U तक की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। 80C जैसे LIC पेमेंट कर रहे हो, या बच्चों की स्कूल फीस पे कर रहे हो, ट्यूशन फीस पे कर रहे हो, तो मिलता है ना 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है हमें, पूरा वो कंबाइन करके 80C वाली जो डिडक्शन मिलती है। फिर 80D में मेडिक्लेम की बात करते हैं,
गवर्नमेंट लोग तो खैर मेडिक्लेम कम करवाते हैं क्योंकि सीजीएचएस वगैरह का कार्ड से काम चल रहा है, बट प्राइवेट सेक्टर में मेडिक्लेम करवाते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिक्लेम करवाते हैं। तो वो कहते हैं हम आपको मेडिक्लेम की भी नहीं देंगे 80D में, 80C, 80D, 80E, 80F, 80F कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बस 80 मतलब जो डिडक्शन है इसमें 2 डिडक्शन दे देंगे आपको। कौन कौन सी दे देंगे? एक तो 80CCD2 की, ये क्या है? इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर क्या होता है, एनपीएस का पैसा कुछ आपका एम्प्लॉयर भी जमा करवाता है, आपका एनपीएस का पैसा आपका एम्प्लॉयर भी जमा करवाता है। जो पैसा एम्प्लॉयर जमा करवा रहा है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी आपको, वो दे देंगे। जो पैसा आपके एम्प्लॉयर ने, आपके बॉस ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने आपके बिहाफ पे जमा करवाया एनपीएस में, उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ओके ओके। और दूसरी है 80JJAA, ये वहां मिलती है जहां पे हम किसी को एम्प्लॉय रिक्रूट करते हैं। बेसिकली ये जो एग्जम्पशन है ये बिजनेस पर्पस के लिए होता है, सैलरी से इसका कोई लिंक नहीं होता। ठीक है जी। अब एक 87A की रिबेट मिलती है। क्या होता है कि 5 लाख तक बोलते हैं ना, अगर 5 लाख तक इनकम है तो टैक्स खत्म हो जाता है। वो अगर आपकी इनकम 5 लाख तक जा रही है तो वो 87A की रिबेट आपको मिल जाएगी। यानी अगर आपकी इनकम यहां तक आ रही है, यहां तक फॉल कर रही है, आपकी जो सैलरी हो 5 लाख तक आ जा रही है, तो आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा। फिर ये 2 टैक्स खत्म हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ पे 12,500 ही टैक्स बनता है भाई। 2.5 लाख तक तो वैसे भी कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, ओल्ड स्कीम में भी और नई स्कीम में भी। तो ये बनता है 2.5 लाख का 5%, 12,500। तो गवर्नमेंट कहते हैं अगर 12,500 रुपये बनता है तो उसमें हम आपको डिडक्शन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ आया आपको? इसकी 2-4 मोटी मोटी बातें मैं आपको क्विक रिवाइज करा देता हूँ। एक तो जो रेट्स है, रेट्स बड़े सिंप्लीफाई कर दिए। इनकम 2.5 लाख बढ़ानी है और जो टैक्स रेट है 5% बढ़ाना है। दूसरी बड़ी बात हमने करी डिक्लेरेशन की, कि डिक्लेरेशन आपको देनी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिटर्न फाइल करते टाइम तक आप अपनी दूसरे स्कीम के हिसाब से रिटर्न नहीं भर सकते जी, नहीं। जहां पे आपको कम टैक्स आ रहा है वो वाले प्रोविजंस फॉलो कर सकते हैं। तीसरी, फिर गवर्नमेंट सेक्रीफाइसेस मांगती है। सेक्रीफाइसेस में बड़े बड़े सेक्रीफाइस कौन से हैं? 50,000 का सेक्रीफाइस बड़ा सेक्रीफाइस है। वैसे तो सारे ही बड़े हैं, एचआरए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है 50,000 का। यहां पे 2 लाख तक की छूट नहीं मिलेगी क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट मिलता है, उसमें 2 लाख तक की छूट यहां खत्म कर दी। उसके बाद फिर 80C से 80U तक, क्योंकि हमारा पीएफ और जीपीएफ इतना कटता है, या हम पीएफ में जमा पैसा कराते हैं, और जो नॉर्मल एम्प्लॉय होते हैं, जो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं, उनके बच्चों की फीस इतनी होती है, तो वहां पे हमें 1.5 लाख तक की एग्जम्पशन मिलती है, वो भी नहीं मिलेगी। तो ये कुछ 4-5 एग्जम्पशन है। अब आप मेरे को ये बताओ, आपको माइंड में फील आ रहा होगा यार इतनी सारी चीजें छोड़नी है तो ये लूं क्यों? ये बेनिफिशियल है किसके लिए? ये उसके लिए, ये उस इंसान के लिए बेनिफिशियल है जिसकी ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है। मैं कम इनकम की बात कर रहा हूं। आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स स्ट्रक्चर चेंज होता चला जाएगा। आपको अपनी इनकम एक बार कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी बिफोर, जब आप ये स्कीम ऑप्ट करते हैं आप एक बार रफली उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से मैं आपको करके दिखाता हूं कि किस बंदे को, किस इंसान को ये स्कीम बेनिफिशियल हो सकती है। 1 मिनट में दिखाता हूं अभी आपको, ठीक है? इधर रब कर देते हैं इसको। सपोज मान लो कि किसी बंदे की इनकम, मिस्टर एक्स की इनकम या मेरी इनकम, अमन की सैलरी से इनकम 9 लाख रुपए है। 9 लाख रुपए है मेरी सैलरी, पूरे साल की 9 लाख रुपए है, पर मेरे पास कोई डिडक्शन नहीं है। ना तो मेरे पास कोई LIC है, ना मैं कोई ATC क्लेम करता हूं, ना मैं HRA क्लेम करता हूं, ना मैंने कोई लोन ले रखा है, तो मुझे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि न्यू स्कीम में अच्छा होता है या ओल्ड स्कीम में अच्छा है। ठीक है, मैं यहां बात करूंगा ओल्ड स्कीम की और यहां बात करूंगा न्यू स्कीम की। इनकम है मेरी 9 लाख, ठीक है जी, ओके। अब मेरी कोई डिडक्शन नहीं है, पर ओल्ड स्कीम में जब कुछ भी नहीं होता तो एक डिडक्शन तो जब भी मिलती है कि 50,000 तो अब बिना कुछ सोचे समझे कम कर लो, तो वो दे देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। ओल्ड में, न्यू में नहीं मिलेगी, न्यू में कुछ नहीं मिलेगा इसका। ठीक है, ओल्ड में मेरी इनकम आ गई 8.5 लाख रुपए और न्यू में मेरी इनकम है 9 लाख रुपए एज इट इज, कोई डिडक्शन नहीं मिली। ठीक है,
ओके जी, 9 लाख रुपए। अब देखते हैं, हम टैक्स कैलकुलेट करके देखते हैं। अब मैं ओल्ड वाला टैक्स कैलकुलेट कर देता हूं। ओल्ड वाले के लिए जो रेट है वो 2.5 लाख तक निल है, और फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, और फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20% है। तो मैं उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर देता हूं ओल्ड वाले पे। 8.5 माइनस 30 इंटू 20% प्लस 12,500, ये आ गया 82,500। 82,500 प्लस सेस भी ऐड होता है इसमें 4% का, तो सेस आ गया इस पे 3300। तो ये टोटल हो गया 85,800। 85,800। ओल्ड स्कीम में अगर आपके पास कोई भी एग्जम्पशन नहीं है, कोई भी डिडक्शन, कोई भी पेमेंट बेस, कोई भी कुछ भी नहीं है, तो अगर आपके पास 9 लाख रुपए इनकम है तो आपका टैक्स बनता है 85,800 रुपीज। अब न्यू स्कीम में देखते हैं। न्यू स्कीम में तो बहुत सारे स्लैब हैं। स्लैब की कैलकुलेशन मैं इधर कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं। स्लैब आपको समझ आनी चाहिए क्योंकि क्लास उसी के लिए है। अब सबसे पहली स्लैब है 2.5 लाख तक तो जीरो है, तो अप टू 2.5 लाख निल, ठीक है। 2.5 से 5 लाख 5% हो जाता है, तो 5% हो गया 12,500। मुझे याद है क्योंकि मैं करता रहता हूं, ठीक है। थर्ड है फिर 5 लाख से 7.5 लाख, ओके। इसमें है फिर 2.5 लाख यहां बढ़े, 5% टैक्स में बढ़ेगा, तो 5 का हो गया 10%, तो ये 2.5 लाख का 10% हो गया 25,000, ओके। ओके जी। फिर नेक्स्ट है इसकी इनकम है 9 लाख तक, तो 9 लाख तक ही जाएंगे। 9 लाख माइनस 7.5 लाख, 5% रेट बढ़ा दो 15%। 15% 1.5 लाख का 15% आई थिंक होता है 22,500 होगा शायद, 22,500, ओके। टोटल कर लो, 12,500 प्लस 25,000 प्लस 22,500, ये हो गया 60,000। वाओ, टैक्स कम आ गया 60,000। 4% सेस ले लो इसका, 2,400 रुपये, टोटल हो गया 62,400। तो अब यहां पे इतने सेक्रीफाइसेस अगर हम ना भी करें और हमारे पास कोई एग्जम्पशन या डिडक्शन ना हो तो न्यू स्कीम बेनिफिटेबल है। बट अगर यहां पे हमारे पास और एक दो डिडक्शन होती है, अब सपोज मैं इसी को अगर और मॉडिफाई करके अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यहां पे 1.5 लाख की एटीसी है, तो इसमें टैक्स कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एटीसी है 1.5 लाख की, तो मैं यहां से 80 में इसको एक बार रब कर रहा हूं। अगर आपने फोटो या स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ले लिया। मैं बोलता हूं मेरे पास 80C के 1.5 लाख के रिबेट है, तो लेस 80C 1.5 लाख, तो ये हो गया 7 लाख। अब 7 लाख पे टैक्स कैलकुलेट कर दो। 2 लाख का 20% हो जाएगा 40,000। 40,000 ये टैक्स आ गया, इस पे सेस आ गया 4%, 1,600 रुपये। तो ये टैक्स हो गया मेरा 41,600 रुपये। अब ये बेनिफिशियल हो गई। अब ये आपको देखना है साहब, अब ये आपके जिम्मेवारी है कि जब आप अपनी सैलरी देख रहे हैं, जब आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं, तो आपके पास क्या है, कौन सी आप डिडक्शन ले रहे हैं, कौन सी आपको एग्जम्पशन मिल रही है, आपका कितना पैसा जीपीएफ, ईपीएफ, पीपीएफ में कट रहा है, या कितने की पैसे की आपका हाउस रेंट है, तो आपको क्या है या नहीं है, आपको ये सब चीजें देख के चलनी है। ठीक है, मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, और यही है बस ओल्ड और न्यू स्कीम में। वैसे अगर मतलब ये सेक्शन काफी पूरे इंडिविजुअल्स के लिए है, इसमें मैंने सिर्फ सैलरी वाला पोर्शन कवर करा है। इसमें सेक्शन में बिजनेस की बातें भी होती है,
तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी इसमें मैंने सिर्फ सैलरी की बात करी। तो होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है स्टिल आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे पर्सनली फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझसे, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप अपनी क्वेरी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी स्टेट का कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ़ोन करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। ठीक है जी, बाय, धन्यवाद।